नमस्कार, मैं कविता सिंह और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और जिला कलेक्टर परिसर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। पिछले सप्ताह भी ऐसी ही धमकी मिली थी और अब दोबारा आए इस ईमेल ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। धमकी की पुष्टि खुद जिला कलेक्टर लोकबंधु ने की। ईमेल मिलते ही अजमेर जिला प्रशासन, पुलिस, एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दी। कलेक्ट्रेट परिसर में मेटल डिटेक्टर लगाए गए, हर एंट्री पॉइंट पर सख्त चेकिंग शुरू की गई। वहीं डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता ने कलेक्ट्रेट के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। दफ्तरों के अंदर, पार्किंग, रिकॉर्ड रूम और खुले क्षेत्रों को पूरी तरह स्कैन किया गया। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और जिला कलेक्टर परिसर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। पिछले सप्ताह भी ऐसी ही धमकी मिली थी और अब दोबारा आए इस ईमेल ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। धमकी की पुष्टि खुद जिला कलेक्टर लोकबंधु ने की। ईमेल मिलते ही अजमेर जिला प्रशासन, पुलिस, एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दी। कलेक्ट्रेट परिसर में मेटल डिटेक्टर लगवाए गए, हर एंट्री पर सख्त चेकिंग की गई। वहीं डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता ने कलेक्ट्रेट के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। दफ्तरों के अंदर, पार्किंग, रिकॉर्ड रूम और खुले क्षेत्रों को पूरी तरह स्कैन किया गया। सुरक्षा एजेंसी और एडीएम सिटी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 10:15 पर जिला कलेक्टर और दरगाह परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस प्रशासन, इंटेलिजेंस एजेंसियां और बम निरोधक एजेंसियों ने तुरंत दरगाह क्षेत्र में भी सुरक्षा बढ़ा दी। हर आने जाने वाले व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है और इंटेलिजेंस टीमें लगातार मॉनिटरिंग करती नजर आ रही है। पुलिस अब इस ईमेल के सोर्स की जांच में जुटी है। क्या दोबारा वही शख्स है या कोई नई साजिश? अब तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। आज 10:15 के आसपास कलेक्टर साहब को एक मेल आया जिसमें लिखा हुआ था कि अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह क्षेत्र में 4 RDX लगे होने की सूचना थी। वहाँ कोई भी बम धमाका हो सकता है, तो उसको लेके हमने तुरंत हमारा इंटेलिजेंस, हमारा बम निरोधक दस्ता, हमारे पुलिस प्रशासन पूरा एक्टिव हो गया। हमने पूरे कलेक्ट्रेट को प्रत्येक कमरे में हमने जांच की और जांच अभी कर भी रहे हैं और इसके बाद हम दरगाह क्षेत्र में भी जाएंगे, वहाँ भी पूरी जांच करेंगे। सर, एक तरफ तो आपकी चेकिंग चल रही है, दूसरा कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग चल रही है किसी वहाँ पर अभी भी। देखिए, इस पर क्या कहना है? हालांकि यहाँ कलेक्ट्रेट सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अचानक हमको सूचना मिली तो हम सारे रूमों को, एक रूम को चेक करवा रहे हैं सभी। मीटिंग चल रही है सर अभी भी? हाँ, तो वहाँ हमने चेक करवा लिया और जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी हम चेक करवा रहे हैं। अभी रनिंग में टीम लग रही है। मैसेज में भी सर क्या भेजा है? मेल पे क्या भेजा है? मेल भेजा है जिसमें 4 RDX लगी होने की सूचना बताई है। कितने बजे प्राप्त हुआ सर ये कलेक्ट्रेट में? लगभग 10 बजे के आसपास मिला। 10:15 बजे वही है जो पुराना आया था या? हालांकि वही तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो उसकी भी हम FIR करवा के जो भी कार्रवाई करेंगे वो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करेंगे। दरगाह के लिए क्या जानकारी है? अभी तो हम जाएंगे और टीम जाएगी। मानव अधिकार दिवस के मौके पर सोफिया कॉलेज की NSS इकाई एक खास पहल लेकर सड़क पर उतरी। कॉलेज परिसर के बाहर छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया। अधिकार सिर्फ किताबों का विषय नहीं, इसे जमीन पर लागू करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में NSS स्वयंसेवक जुड़े, जिन्होंने प्ले कार्ड उठाकर मानव अधिकारों, संरक्षण, समानता, सम्मान और न्याय के लिए जागरूकता फैलाई। मानव अधिकार दिवस के मौके पर सोफिया कॉलेज की NSS इकाई एक खास पहल लेकर सड़क पर उतरी। कॉलेज परिसर के बाहर छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर समाज को एक स्पष्ट संदेश दिया। अधिकार सिर्फ किताबों का विषय नहीं है, इन्हें जमीन पर भी लागू करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में NSS स्वयंसेवक जुड़े, जिन्होंने प्ले कार्ड उठाकर मानव अधिकारों के संरक्षण, समानता और सम्मान, न्याय के लिए जागरूकता फैलाई। इस दौरान सोफिया स्कूल की प्रोफेसर सिस्टर पल ने जानकारी देते हुए बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 38वीं अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं में सोफिया स्कूल की 250 से ज्यादा छात्राओं ने हिस्सा लिया और कई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर विजेता भी रही। सिस्टर पल ने बताया कि बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सोफिया टीम विजेता रही, जो कॉलेज के लिए गर्व की बात है।
उन्होंने ये भी बताया कि ये लगातार 18वां वर्ष है जब सोफिया की छात्राएं गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कॉलेज का नाम रोशन कर रही है। सोफिया कॉलेज का ये संयुक्त प्रयास एक तरफ मानव अधिकार जागरूकता, दूसरी तरफ स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता, दोनों ही छात्राओं की जिम्मेदारी, जागरूकता और नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है। हमारे अभी 38वां अंतर महाविद्यालय गेम्स के आयोजन किए जा रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और मुझे बेहद खुशी की कहते हुए कि हमारे जो सारे गेम्स में 250 से ज़्यादा बच्चे उसमें भाग लेते हैं और अन्य गेम्स में वो विजेता रहे हैं। खास करके अभी जो महिला बास्केटबॉल का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें हमारी बच्चियों ने ट्रॉफी जीती थी, और ये 18वां साल है जो कंसेक्यूटिवली हमारी बच्चियां इस ट्रॉफी को जीत रही हैं, और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी। इसके अलावा एक बच्ची ने जो एथलेटिक टूर्नामेंट में उसमें उन्होंने 400 मीटर्स में गोल्ड हासिल किया, और जो हर्डल्स थे 400 मीटर के हर्डल्स में गोल्ड हासिल किया, और जो रिले रेस है वो भी सोफिया कॉलेज ने गोल्ड जीता है। बॉक्सिंग में भी बच्चों ने बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, और लॉन टेनिस में वो सिल्वर मेडल जीते हैं। हमारे कॉलेज में 20 गेम्स आयोजित किए जाते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो इन गेम्स में खेलें। आमतौर ऐसा होता है कि 11th-12th में बच्चे अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं और सारे गेम्स छूट जाते हैं, मगर जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है वो शरीर को और मन को तंदुरुस्त रखता है, इसीलिए कॉलेज बहुत सारे गेम्स आयोजित करता है ताकि बच्चों को फिर से एक बार खेलने का मौका आगे देता रहे और वो उसमें आगे बढ़ते रहे। नेशनल्स, वेस्ट जोन नेशनल्स में वो जाके रिप्रेजेंट करे हमारी यूनिवर्सिटी को, और वो अपने लिए और हमारी यूनिवर्सिटी। मिशन भुगतान ठगी पीड़ित जमाकर्ता तथा निवेशक परिवारों ने आज एसडीएम और संभागीय आयुक्त को अपना महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। लोकमान दास गोयल ने बताया कि सरकार ने करीब 3 लाख संदिग्ध कंपनियों को बंद कर अनियमित जमा योजना पाबंदी बर्ड्स एक्ट 2019 लागू किया था और पीड़ित निवेशकों को भुगतान कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक एक भी ठगी पीड़ित को भुगतान नहीं मिला। पीड़ितों ने इसे सरकार की वादा खिलाफी बताया और कहा कि नियम तो बना दिए गए लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मिशन भुगतान ठगी पीड़ित जमाकर्ता और निवेशक परिवारों ने आज एसडीएम और संभागीय आयुक्त को महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। लोकमान दास गोयल ने बताया कि सरकार ने करीब 3 लाख संदिग्ध कंपनियों को बंद कर अनियमित जमा योजना पाबंदी बर्ड्स एक्ट 2019 लागू किया था और पीड़ित निवेशकों को भुगतान कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक ठगी पीड़ित को भुगतान नहीं मिला। पीड़ितों ने इसे सरकार का वादा खिलाफी बताया और कहा कि नियम तो बनाए गए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। पीड़ित निवेशकों ने 3 प्रमुख भुगतान की गारंटी का कानून बनाओ की मांग रखी, जिसमें सर्वप्रथम अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमा राशि 2 से 3 गुना तक भुगतान किया जाए। दूसरा, निर्दोष एजेंट को सुरक्षा व पुनर्वास का अधिकार, एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, अवसर, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। कड़े दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत हर ठग और बेईमान व्यक्ति पर कड़ी कार्यवाही की मांग, ताकि राष्ट्र को ठग मुक्त और बेईमान बनाया जा सके। हमारा जो है ऑल इंडिया का कॉल है, जो है इसका नाम क्या, बर्ड्स टैक्स क्या पेमेंट किया जाए, बर्ड्स टैक्स लागू किया जाए। सरकार जो है 2019 में बर्ड्स टैक्स बना चुकी थी, 3 लाख कंपनियां बंद करके पेमेंट करने का वादा किया था, परंतु सरकार अभी तक जो है बर्ड्स टैक्स को लागू नहीं कर रही है। हम लोग जो है 6 साल से बराबर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पर सरकार कोई जवाब ही नहीं दे रही है। हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने दबाव डाल करके उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटवा दिया। हम लोग बार बार सरकार को कह रहे हैं कि हमारे जो है 52 करोड़ ठगी पीड़ित है, जिनका अरबों रुपया सरकार ने दबा के रखा हुआ है, पेमेंट नहीं कर रही है, बर्ड्स एक्ट लागू नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो है सारे हिंदुस्तान में जो है धरना प्रदर्शन है इसी मामले की भाई बर्ड्स एक्ट लागू किया क्या,
वरना हम लोगों का पेमेंट अब नहीं तो हम तो उग्र रूप धारण करेंगे। हमने निश्चित किया है कि संसद को घेरेंगे, सुप्रीम कोर्ट को घेरेंगे और इसका नाम क्या उग्र रूप धारण करके हम सरकार को मनवाएंगे। वैसे तो हमारा धरना जो है शांतिपूर्वक है, हम लोग शांतिपूर्वक करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। सरकार से यही गुरु है कि सरकार यदि अपने बनाए नियम को लागू नहीं करती है तो फिर हमको मजबूरन कोई कड़ा अजमेर के माखोपुरा में एडीए द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजना अब विवादों के घेरे में है। इस योजना में समाज के कई वर्गों को भूखंड तो आवंटित किए गए, लेकिन अधिवक्ता वर्ग को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया, जिसके बाद वकीलों में नाराजगी बढ़ गई। आज समस्त अधिवक्ताओं ने एडीए आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा, जिस तरह सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही अधिवक्ताओं को भी आवासीय योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। अजमेर माखोपुरा में एडीए द्वारा जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय योजना अब विवादों के घेरे में है। इस योजना में समाज के कई वर्गों को भूखंड तो आवंटित किए गए, लेकिन अधिवक्ता वर्ग को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया, जिसके बाद वकीलों ने भारी नाराजगी जताते हुए समस्त अधिवक्ताओं ने एडीए आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा, जिस तरह सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही अधिवक्ताओं को भी आवासीय योजनाओं में शामिल किया जाए। अधिवक्ता भानु प्रताप चौहान ने साफ कहा है कि अधिवक्ता हमेशा एडीए, नगर निकाय और सरकारी मामलों में सहयोग करते आए हैं, समाज के हर वर्ग की पैरवी करते हैं, लेकिन आवासीय योजनाओं में उन्हें बाहर रखा जा रहा है। अधिवक्ताओं ने यह भी याद दिलाया कि भीलवाड़ा और जयपुर में पहले से ही अधिवक्ताओं को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, इसलिए अजमेर में भी उसी तरह का न्यायपूर्ण निर्णय लिया जाए। अधिवक्ता समुदाय की ये मांग है कि उन्हें भी योजनाओं में सम्मानजनक स्थान और आवंटन का अधिकार मिले, ताकि न्याय देने वाले लोगों को खुद भी न्याय महसूस हो सके। एडीए ने एक आवासीय योजना माखोपुरा में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से अभी जारी की है, जिसका अभी कुछ ही समय पहले उद्घाटन भी हुआ है। उस योजना में कई विभिन्न स्तर पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उनके लिए विभिन्न विभिन्न आरक्षित भूखंडों को किया गया है। ऐसे में जो अधिवक्ता परिवार है उसमें भारी रोष है कि अधिवक्ता परिवार हमेशा समाज के, सरकार के विभिन्न वर्गों के लिए आवाज उठाता आया है, उसे एडीए ने दरकिनार करते हुए इस प्रकार योजना में हमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया है। हमारी आज एडीए में आयुक्त श्रीमान से ये निवेदन है कि हम जो अधिवक्ता हैं, जो हमेशा चाहे एडीए हो, चाहे नगर निकाय के कोई दूसरे वर्ग हो, चाहे सरकार के किसी दूसरे प्रकरण हो, उनमें हम खड़े होते हैं, समाज के विभिन्न लोगों के लिए भी हम पैरवी करते हैं। हमें आवासीय योजना में क्यों नहीं आरक्षित भूखंड रखे गए हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि ऐसे आरक्षण और जो भूखंड है वो हमारे लिए अधिवक्ता परिवार के लिए रखे गए। पूर्व में जयपुर में और भीलवाड़ा में भी वकीलों के लिए आरक्षित किए गए थे भूखंड विभिन्न योजनाओं में। तो हमारा आज आयुक्त महोदय से मिलकर यही निवेदन है कि अधिवक्ताओं को और अधिवक्ता परिवार को देखते हुए और समाज के प्रति हमारी निष्ठा और हमारे कर्तव्यों को जिस प्रकार हम निभाते हैं, उन्हें देखते हुए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अंदर हमें अधिवक्ता परिवार के सदस्यों को यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम पीह में 1 दिसंबर की रात अंबेडकर सर्किल पर असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया और इसी घटना ने पूरे गांव में भारी आक्रोश भड़का दिया। बुधवार सुबह गांववासियों, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर पूरे बाजार को स्वैच्छिक रूप से बंद कर दिया। लोग सड़क पर उतरकर तेज विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों का आरोप है कि पुलिस की ढिलाई के कारण ही ऐसी वारदातों को अंजाम देने की हिम्मत होती है। गांव के सरपंच अमरचंद झांझड़ा, संघर्ष समिति के अध्यक्ष सूरजकरण चावला और बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठे। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम पीह में 1 दिसंबर की रात अंबेडकर सर्किल पर असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया और इसी घटना ने पूरे गाँव में भारी आक्रोश भड़का दिया। बुधवार सुबह ग्रामवासियों, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर पूरे बाजार को स्वैच्छिक रूप से बंद कर दिया। सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर तेज विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों का आरोप है कि पुलिस की ढिलाई के कारण ही ऐसी वारदात करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। गांव के सरपंच अमरचंद झांझड़ा, संघर्ष समिति के अध्यक्ष सूरजकरण चावला और बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब के प्रति ऐसी हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर तुरंत कड़ी कार्यवाही की जाए। धरने के दौरान ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि अगर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को उग्र कर दिया जाएगा। इधर पुलिस ने आरोपी को एक नाबालिग को दस्तयाब करने का दावा किया है, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि मुख्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बिना आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा। पधारे हुए मीडिया कर्मियों का धरना स्थल पर तमाम ग्राम पंचायत पी की जनता के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। देखिए, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो भारत के ही नहीं दुनिया के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, उस विद्वान, उस शख्सियत की प्रतिमा ग्राम पंचायत पी के सरपंच अमरचंद जी झांझड़ा के द्वारा लगभग 3 वर्षों पहले अपने निजी खर्चे के द्वारा लगाई गई थी और ये प्रतिमा परबतसर पंचायत समिति में पहला गांव है जहां इस प्रकार का ये मुहिम चला करके बाबा साहब को सम्मान दिया गया था, जनता को संविधान के प्रति जागृत किया गया था। उस प्रतिमा को असामाजिक तत्वों के द्वारा विगत 1 दिसंबर को रात्रि के 11:30 बजे के लगभग असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित कर दिया गया था और खंडित करने वाले लोगों का सीसीटीवी फुटेज में लगभग 5 लोग उसमें आ रहे थे और जब ये खंडित कर दी गई तो दूसरे दिन गांव के लोगों ने वह धरना प्रदर्शन किया तो पुलिस के आला अधिकारी, एसडीएम मैडम, तहसीलदार, सारे प्रशासन और पुलिस यहाँ पधारी थी और उन्होंने ग्रामवासियों को यह आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी आपके जो गुनाहगार, इन्होंने जो ये कृत्य किया है, जो ये बहुत बड़ा अपराध किया है, उन अपराधियों को हम आपके सामने पेश कर देंगे। तो ग्रामवासियों ने कहा कि भाई आप कब तक इनको गिरफ्तार करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप हमें 6 तारीख, बाबा साहब का निर्वाण दिवस होता है, 6 तारीख का समय दो। 6 तारीख को हम निर्वाण दिवस तक से पहले 2 बजे तक, 3-4 बजे तक आपके सामने पेश कर देंगे। और ग्राम के जनता ने कितने ये मतलब बनमानुस है यहाँ के लोग, जिन्होंने कि बाबा साहब की एक नई प्रतिमा भी अपने खुद के जन सहयोग के द्वारा चंदा करके खरीद के ले आए और अपने पूरी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या मांग है आपकी? हमारी अब पूरी मांग यही है कि पुलिस प्रशासन जब तक बाकी जो 3 अपराधी और उनके पीछे और जो अपराधी है उन लोगों को जब तक गिरफ्तार करके ग्राम में मार्च पास नहीं किया जाता है और खुलासा नहीं किया जाता है कि ये किस मानसिकता से आपने ये कुकृत्य किया, आपका क्या उद्देश्य रहा, क्यों किया ऐसा काम, वो हम जानना चाहती है गांव की जनता। हम में ये जब तक वो नहीं स्पष्ट कर देते हैं तब तक हमारा ये कार्यक्रम धरना प्रदर्शन। सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में 12 दिसंबर को होने वाले कार्यकारिणी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ ने इस चुनाव में अपना मजबूत पैनल उतार दिया है। संघ ने 4 प्रमुख पदों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें उपाध्यक्ष पद के लिए गिरिराज सोनी, सचिव पद के लिए मनोज कुमार जोशी, कोषाध्यक्ष पद के लिए महेश चौधरी और सह सचिव पद के लिए गणेश गुज्जर को शामिल किया है। सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में 12 दिसंबर को होने वाले कार्यकारिणी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है।
उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ ने इस चुनाव में अपना मजबूत पैनल उतार दिया है। संघ ने 4 प्रमुख पदों के लिए उम्मीदवार भी घोषित किए हैं, जिनमें उपाध्यक्ष पद के लिए गिरिराज सोनी, सचिव पद के लिए मनोज कुमार जोशी, कोषाध्यक्ष के पद के लिए महेश चौधरी और सह सचिव पद के लिए गणेश गुज्जर को। जोनल अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि एसआरआई रेलवे कर्मचारियों का अपना क्लब है, जिसकी गरिमा और पहचान को फिर से मजबूत करना संघ की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ छवि, पारदर्शिता और दूरदर्शिता को बनाए रखते हुए एसआरआई के विकास को नई दिशा देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी रेलवे कर्मचारियों से अपील की है कि संघ के पूरे पैनल को समर्थन दे और अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर एसआरआई के पुनः गठन में अपनी भूमिका निभाए। सर बोलिए। जैसा कि आपको विदित है, सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट अजमेर में कार्यकारिणी के चुनाव आगामी 12 दिसंबर को होने जा रहे हैं। इसी चुनाव के अंदर उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ ने भी अपने 4 उम्मीदवार उतारे हैं। क्रमांक 2 पर उपाध्यक्ष के लिए गिरिराज प्रसाद सैनी, क्रमांक 5 पर सचिव के लिए मनोज कुमार जोशी, क्रमांक 7 पर कोषाध्यक्ष के लिए महेश चौधरी और क्रमांक 10 पर सह सचिव के लिए गणेश गुज्जर। मैं इस एसआरआई के उत्थान विकास के लिए सभी रेल कर्मचारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वच्छ छवि, दूरदर्शी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एसआरआई के चुनाव में कर्मचारी संघ के पूरे पैनल को अपना भरपूर मत एवं आशीर्वाद प्रदान करके विजयी बनावे। यह एसआरआई आपका अपना पारिवारिक क्लब है। इसकी जो गरिमा खो गई है, उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ इस गरिमा को पुनर्निर्माण करने में अपना पूरी भूमिका निभाएगा। अतः रेल कर्मचारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें भरपूर समर्थन और आशीर्वाद इस चुनाव के अंदर प्रदान करें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम है दीपेश कुमार मौर्य। मैं उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ का जोनल अध्यक्ष और अजमेर कारखाना मंडल का मंडल अध्यक्ष के नाते अपना दायित्व निर्वहन करता हूं। हम भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध और भारतीय रेलवे मजदूर संघ से संबद्ध उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ के सभी कार्यकर्ता है। भारत संघ की ओर से हमें जो आदेश प्रदान किया गया है कि उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ अजमेर में सीनियर इंस्टीट्यूट के चुनाव हैं, जो कि आगामी 12 तारीख को है। हम लोग भारतीय रेलवे के एक सिपाही हैं, तो उस नाते हमारी भी एक दायित्व बनता है कि हम भी अपने कर्मचारी संघ की तरफ से अपने प्रतिनिधि को उतारें। इसी नाते हमने 4 हमारे जो कैंडिडेट को उतारा है और उम्मीद करते हैं कि रेल कर्मचारियों से भी आह्वान करेंगे कि इस रेल इंस्टीट्यूट को स्वच्छ छवि, अच्छा मानक के रूप में लें, क्योंकि हमने पिछले 5 वर्षों में देखा, क्योंकि हर 5 वर्ष में इसके चुनाव होते हैं और 5 वर्ष के चुनाव में जो सेक्रेटरी जो भी कार्य करता है उसका जो सिस्टम जो है वो है। हमने देखा है कि आने वाले समय में पूर्व में जो इन्होंने काम किया है कि भ्रष्टाचार की हद कर दी थी, जुआ, सट्टा, दारूबाजी, अन्य तरह के वहाँ पर जो प्रकरण होने लगे थे, उस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग अपने 4 कैंडिडेट उतारे हैं और हम जो है वादा करते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट चारों बिल्कुल स्वच्छ छवि रखेंगे और इस इंस्टीट्यूट को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित है। हम एक चीज़ और बता दें कि इसमें इंस्टीट्यूट में हर दिवाली को उपहार का वितरण होता है। हमने ये तय किया है, हमारे संघ ने तय किया है कि कुमार बमनावत, अजमेर कारखाना मंडल का मंडल मंत्री होने के नाते आगामी 12 तारीख को होने वाले एसआरआई के चुनाव में कर्मचारी संघ ने अपनी तरफ से 4 कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें गिरिराज प्रसाद सैनी जी उपाध्यक्ष, मनोज कुमार जोशी जी सचिव के लिए, महेश चौधरी जी कोषाध्यक्ष के लिए और गणेश जी गुज्जर सहायक सचिव के लिए। इसमें दीपावली हम जो चाह रहे हैं ये एसआरआई के अंदर पूर्णतः पारिवारिक माहौल हो, क्योंकि आज तक हम देखते हुए आ रहे हैं जिस प्रकार की गतिविधियां एसआरआई में चल रही है, जिससे कि हमारे परिवारों को वंचित रखा गया। शाम को ऐसा माहौल होता है जिसमें हमारे बच्चे और महिलाएं एसआरआई में जा नहीं सकती। तो हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल हो कि हमारे बच्चे, परिवार के लोग शाम को बेझिझक उस क्लब को उपयोग कर सकें, उसमें जा सकें, ऐसा माहौल। तो हम चाहते हैं पारिवारिक माहौल हो। गिफ्ट का वितरण हम 2 बार करना चाह रहे हैं, साल में 2 बार, होली और दिवाली। हम चाह रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी बने और एक कंप्यूटर की लैब भी बने उसमें, जिससे हमारे बच्चों को उससे बेनिफिट मिल सके। एसआरआई का जितना भी फंड आज उपयोग में है उसका सदुपयोग करके हम चाह रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए, जो कि इसके मेंबर है, उनके लिए इसकी सुविधाओं को बढ़ा सकें हम ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरे संगठन वाले कह रहे हैं उन्हें 45 लाख रुपये जो जोड़ दिए हैं, आज जो 45 लाख रुपये है किसके, वो कर्मचारियों के द्वारा उनका खून चूस के उनसे ज़्यादा पैसे लेके 45 लाख रुपये इकट्ठे कर दिए। उसका क्या फ़ायदा? उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने 45 लाख रुपये इकट्ठे कर दिए। वो सब लोग जो पैसा है वो पैसा कर्मचारियों का ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जो नाम इसकी राशि है, जो भी बुकिंग की राशि है, उस बुकिंग की राशि को न्यूनतम करेंगे, ताकि न्यूनतम राशि में वो लोग उसकी सुविधाओं का उपलब्ध कर सके उसको। इसके अलावा हम हर तरीके की बाध्यता, अगर कोई भी
जो सदस्य है वो बुकिंग करा था तो उससे किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी, चाहे वो लाइट चाहे तो किसी से कराए, टेंट किसी से कराए, डेकोरेशन चाहे किसी से भी कराए, कोई बाध्यता नहीं है, ना कोई कमीशनबाजी का काम है। हम सबके लिए करेंगे, ये फ्री होगा कि आप जिससे चाहें उससे आप डेकोरेशन, लाइट और दूसरे टेंट की व्यवस्था करवा सकते हैं। इसे हम बंद करने का कार्य करेंगे। होली और दिवाली पर हम स्नेह मिलन का कार्यक्रम करेंगे सभी कर्मचारियों के लिए, और इसमें जितनी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां आज तक चलती हुई है हमारे नोटिस में आई है, जो प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के जो भी नोटिस। बुधवार को अजमेर के सर्किट हाउस में प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और नवनियुक्त अजमेर संभाग प्रभारी आशीष बेरवा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोरी महरौली रैली में अजमेर जिले की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। साथ ही आने वाले दिनों में अजमेर शहर जिले में 100 दिनों के कार्यक्रम को पोस्टर विमोचन और उनकी रूपरेखा की जानकारी दी। बुधवार को अजमेर के सर्किट हाउस में प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और नवनियुक्त अजमेर संभाग प्रभारी आशीष बेरवा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोरी महरौली रैली में अजमेर जिले की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। साथ ही आने वाले दिनों में अजमेर शहर जिले में 100 दिनों के कार्यक्रम के पोस्टर विमोचन और उनकी रूपरेखा की जानकारी भी दी। प्रेस वार्ता में उन्होंने संगठन की मजबूती, शहर के स्थानीय मुद्दे, युवाओं की भागीदारी और कांग्रेस के आगामी रणनीतियों को लेकर भी विस्तार से बात की। युवा कांग्रेस का कहना है कि अगले 100 दिनों में शहर में जनसंपर्क मुद्दों पर जनजागरण और संगठन विस्तार की गतिविधियों को तेज किया जाएगा। अजमेर शहर में हमारी बैठक रखी है यूथ कांग्रेस की, तो इसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे जिला प्रभारी जी साथ में है। हमने बैठक का उद्देश्य हमारा एक संकल्प लिया है। संकल्प अभियान जो हमने शुरू किया है वो आदरणीय राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उदयभानु चिप जी और प्रदेश के प्रभारी विकास चिकारा जी, ज्ञानेश शुक्ला जी, कपिल देसाई जी और जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं मन्यू पूनिया जी, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन जी, यशवीर सुरा जी, इन सब लोगों ने हमको एक टारगेट देके ग्राउंड पे भेजा है कि राजस्थान के अंदर जो 2 साल भाजपा सरकार के, पर्ची सरकार के भ्रष्ट तरीके से निकले हैं उसको उजागर करें। क्षेत्र में जाके जो क्षेत्र की जो ग्राउंड की मुख्य जो समस्या है उनका, चाय की चौपाल पे, गांव में अलाव जला के जो चौपालें हो रही है, सिटी में जो छोटी छोटी बैठकें हो रही है, इनमें जाके उनको उजागर करें। साथ में हमने एक संकल्प लिया है एसआईआर में जो भी गड़बड़ी ये लोग करना चाहते हैं, जो बिहार में इन्होंने चुनाव में वोट चोरी किया है, उस वोट चोरी के खिलाफ हम सब लोग एक साथ मिलके हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। विपक्ष का काम जो होता है मुख्य रूप में कि हमारी एक विपक्ष की भूमिका निभानी है, तो उसको हम बड़ी मजबूती से पेश कर रहे हैं। अभी अत्यधिक बारिश की वजह से किसानों का जो नुकसान हुआ है उनको उचित मुआवजा नहीं मिला है, उसके लिए भी हम लोगों ने हमारे ये 100 दिन की कार्य योजना में उनका मुद्दा रखा है। महिलाओं पे जो लगातार अत्याचार इनके बढ़ रहे हैं, 2 साल के अंदर पर्ची सरकार में दुगना अत्याचार, और जिसमें से लगभग 2965 के लमसम मैंने देखा है, उसमें जो उत्पीड़न में रेप के केस हुए हैं और 6000 से ज्यादा उत्पीड़न के केस हुए महिला पे। इसी के साथ साथ देखा जाए तो अभी यूथ को लेके इनका क्या विजन है, बेरोजगारी को लेके इन लोगों ने बहुत ही गलत ऐसा मुहिम पैदा कर दी है, जो ना तो रोजगार दे रहे हैं ये लोग, और ऊपर से हम लोगों को नशे के प्रति इतना उजागर कर चुका है कि भ्रष्ट सरकार ऐसी हो चुकी है कि आम जने में सूखा नशा आपको कहीं भी मिल सकता है। पहले जिस स्तर से, जिस दृष्टि से हम पंजाब को देखते थे, वैसे ही आज इन लोगों ने पंजाब से सटे हुए जितने भी हमारे राजस्थान के जिले हैं उनमें इतने तेज गति से सूखा नशा मिलना आसान हो गया है, आम हो गया है, जिससे हम युवाओं की दशा दृष्टिकोण दोनों ही बदल रहा है। हम लोगों ने इस चीज को मुहिम उठाई है यूथ कांग्रेस के एक मंच के नाते, 100 दिन के संकल्प के नाते कि हम नशे से दूर करेंगे, युवाओं को एक नया मौका हासिल करने के लिए जो इनकी कार्य योजनाएं हैं, डेली का इनका रूटीन है, इनको में बदलाव लाने के लिए हम साथ में लगेंगे और हम नुक्कड़ जाके सभाएं करेंगे।
खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।